गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर अपन पढ़ रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों को लेकर के अपन ने जो अध्ययन किया था। आज अपन चर्चा करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों के संदर्भ में कि गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत के लिए जो आर्थिक विचार हैं उन्होंने किस प्रकार से प्रस्तुत किए थे, आर्थिक रूप से भारत में किस प्रकार का सुधार होना चाहिए और ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं वो भारतीयों के लिए किस हद तक या किस सीमा तक सही है और कहां तक गलत है। तो उन्होंने सही और गलत दोनों प्रकार की नीतियां जो थी अपने आर्थिक विचारों में रखी थी कि कुछ ब्रिटिश सरकार के जो कार्य हैं वो भारतीयों के हित में हैं और कुछ जो कार्य हैं वो भारतीयों के हित में नहीं है। तो दोनों प्रकार के जो विचार हैं अपन को यहां देखने को मिलेंगे। आज अपन चर्चा करेंगे। आप भी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, साथ साथ आप लिखते रहें। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले और विचार पढ़ेंगे अपन आर्थिक विचार। अब देखिए, मैंने जो गोपाल कृष्ण गोखले का जो प्रथम वीडियो बनाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि अपन गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में किन किन बातों का अध्ययन अपन करेंगे। और वहां अपन ने देखा था, मैंने एक जोर भी आप पे दिया था इस चीज के लिए कि अपन जब किसी विचारक के विचारों को जब पढ़ते हैं तो जो विचारक जो अपने विचार प्रस्तुत करता है उन विचारों पे सबसे ज्यादा जो प्रभाव जो होता है वो किस चीज का अपने को दिखाई देता है। और मैंने वहां आपको बताया था कि विचारक के विचारों पे सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो परिस्थितियों का होता है। आप किसी भी विचारक को पढ़ें, आप जिस भी विचारक का अध्ययन करेंगे निश्चित तौर से उसके विचार जो हैं वो परिस्थितियों से प्रभावित होंगे। और यहां अपन जब आज आर्थिक विचारों का अध्ययन करने जा रहे हैं और आर्थिक जो विचार हैं गोपाल कृष्ण गोखले के, ये आर्थिक विचार भी उस समय की जो विषम परिस्थितियां थी उनसे प्रभावित हैं, क्योंकि उन परिस्थितियों के अंदर भारत की जो शासन व्यवस्था थी वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा संचालित होती थी। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। तो इस प्रकार से आपको वहां उन परिदृश्यों को रख करके आपको उसके बारे में चिंतन करना है, क्योंकि ये चिंतन करने की जो क्षमता है वो आपको अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी। आप किसी भी चीज को रट करके आप लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। लंबे समय तक आपको अपने ज्ञान को याद करना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, तो निश्चित तौर से आपको उन विचारों को, उन परिस्थितियों को समझना होगा, एक दूसरे के साथ उसकी तुलना करनी होगी। तर्कों के आधार पर तभी आप उन चीजों को समझ सकते हैं। आर्थिक विचारों से पहले अपन ने देखा था राजनीतिक विचार। राजनीतिक विचार, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचार जो थे वो भी महत्वपूर्ण थे। और राजनीतिक विचारों में अपन ने देखा था कि उनकी ब्रिटिश सरकार की जो उदारवादी जो नीति थी उनमें उनकी गहरी आस्था थी। पाश्चात्य जो शिक्षा थी उनका भी वो समर्थन करते हैं, भारतीयों के लिए अच्छा मानते हैं। इसके अलावा राजनीतिक विचारों में अपन ने देखा था सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन किया था, क्योंकि सत्ता जब एक केंद्र में रहती है तो वो निरंकुश हो सकती है, इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, तो उस चीज का उन्होंने समर्थन किया था। इसके अलावा अपन ने मानव के जो नैतिक मूल्य है, मानवतावाद जो है उनका उन्होंने समर्थन किया था। प्रजातांत्रिक जो मूल्य हैं उनके वो पक्षधर थे, और प्रजातांत्रिक मूल्यों में मैंने आपको बताया था समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के जो आवरण है उन चीजों का उन्होंने समर्थन किया था। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले जो थे कार्मिक सुधारों में विश्वास करते थे, अर्थात वो भारत के लिए एकाएक राज्य जो है, जो स्वतंत्रता जो है उसकी मांग नहीं करते हैं कि धीरे धीरे मिलना चाहिए, क्योंकि भारतीयों को एकाएक राज्य, स्वतंत्र राज्य मिल जाएगा तो उनके पास इतना अनुभव नहीं है कि वो शासन का संचालन कर सकते हैं। इसलिए एकाएक नहीं, धीरे धीरे ये कार्मिक सुधार होना चाहिए। और ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था की जो कार्य प्रणाली थी वो भारतीयों के लिए उसे हितकर मानते थे। इसके अलावा अपने और भी बहुत सारे जो बिंदु थे उनके बारे में भी अपने चर्चा की थी राजनीतिक विचारों को लेकर के। आज अपन चर्चा करते हैं आर्थिक विचार, और आर्थिक विचारों को भी अपन, ये भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है इनकी। आपको याद, मैं एक चीज और बता देता हूं कि गोपाल कृष्ण गोखले में आपको एक तो राजनीतिक विचार, एक आर्थिक विचार, एक राजनीति का
आध्यात्मीकरण और एक राजनीतिक वसीयतनामा, और एक और आप याद करें तो योगदान। यानी गोपाल कृष्ण गोखले का भारतीय राजनीति में क्या योगदान था, उस योगदान को आप इन बिंदुओं जो आपके विचार थे उनके, उन विचारों के आधार पे आप स्वयं निकाल सकते हैं। एक कड़ी में आपको ये कार्य स्वयं करना है कि योगदान क्या क्या रहा, किन किन क्षेत्रों में उन्होंने भारतीयों के लिए जो उनके प्रयास थे वो सार्थक रहे थे, आर्थिक विचारों में कौन सी उनकी जो बात थी वो अच्छी लगती है, या राजनीतिक सुधार जो थे उनके किस प्रकार के विचार जो थे, किस किस क्षेत्र में जो सुधार किया वो उनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। तो अपन को ये योगदान है वो उनके विचारों के आधार पे आपने को निकालना है। लेकिन यहाँ ये जो चीज़ें हैं इनके अध्याय में ये महत्वपूर्ण है, और यहाँ मैंने ये भी करवा दिया है, ये भी करवा दिया है, ये भी करवा दिया है। इसके अलावा आपको मैंने पहले भी बताया था, जीवन जो परिचय जो होता है वो आपको प्रत्येक विचारक का अच्छी तरीके से तैयार करना है। आपको उनकी संपूर्ण परिस्थितियों का अध्ययन करना है, किन परिस्थितियों में जन्म हुआ था, किस प्रकार की उनको किन परिस्थितियों में शिक्षा मिली थी, कैसी शिक्षा मिली थी, और कौन कौन से ऐसे महान व्यक्ति थे जो जिनके प्रभाव से उनके विचारों में अपने को एक नया परिवर्तन जो है वो दिखाई देता है। तो आज अपन शुरू करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचार। आर्थिक विचार की पहली कड़ी, सैन्य खर्च में कमी का आग्रह, या आप लिख सकते हैं अनावश्यक सैन्य खर्च। अब देखिए, जब अपन सैन्य खर्च की बात करते हैं, सैन्य का मतलब सेना, सेना की चर्चा की जा रही है, और सेना पे जो व्यय हो रहा है इस व्यय की चर्चा की जा रही है। गोपाल कृष्ण गोखले ब्रिटिश सरकार से इस चीज का आग्रह करते हैं अपने आर्थिक विचारों में। भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो स्थिति उस समय बन रही थी, उन विषम परिस्थितियों के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था में जो कमी आ रही थी, उन कमी के लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार को यह सुझाव दिया कि आपके द्वारा जो सेना पे जो व्यय किया जा रहा है, वो अनावश्यक जो व्यय है उसको कम किया जाए। अब कम करेंगे क्योंकि सेना पे आप अधिक व्यय कर रहे हो, और सेना पे अधिक व्यय करने के कारण आप जनता पर अत्यधिक करों का भार डाल रहे हो, या जन कल्याण के लिए आप किसी प्रकार का कार्य नहीं कर रहे हो, जिससे जनता की जो स्थिति है वो निरंतर दयनीय होती जा रही है। जनता की इस दयनीय स्थिति से जनता को उभारने के लिए आपको अर्थव्यवस्था जो है उसको सुदृढ़ करना होगा, और इस अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पहला सुझाव था कि आपका जो सेना पे जो अनावश्यक खर्च हो रहा है उसको आप कम करें। और दूसरी ओर उन्होंने इसके साथ एक सुझाव और भी दिया था कि सेना में जो भर्ती है इसमें भारतीय लोगों को भर्ती किया जाए, क्योंकि भारतीय लोगों को अगर भर्ती करोगे तो यहां आपको कम वेतन पे कार्य करने वाले लोग मिल जाएंगे। जबकि आप सेना में ब्रिटिश लोगों को जो भर्ती करते हो तो उनको अत्यधिक तनख्वाह देनी पड़ती है, अधिकारियों पे अत्यधिक खर्चा करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप भारतीय लोगों को सेना के अंदर भर्ती करो ताकि कम वेतन देना पड़े, और ऐसी स्थिति में आप जो है अपनी अर्थव्यवस्था जो है उसको सुदृढ़ बना सकते हैं, और जनता की जो दयनीय स्थिति है उसमें सुधार लाया जा सकता है। तो ये तो इनका पहला आर्थिक सुझाव था। आपको इसी तरीके से याद रखना है कि पहले सुझाव में उन्होंने कहा था सैन्य खर्च में कमी का आग्रह किया था, अनावश्यक जो सैन्य खर्च है। इसके अलावा
रेल निर्माण, जो रेल निर्माण किया जा रहा था, रेल निर्माण को प्रमुखता देने का विरोध। अब आपने पहले भी ये पढ़ा है कि रेल का जो निर्माण था ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा किया गया था भारत में। अब यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले से रेल निर्माण की को प्रमुखता ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जो ब्रिटिश सरकार का जो प्रशासन था भारत में, जो प्रशासन कर रहा था, वो रेल निर्माण को ज्यादा प्रमुखता दे रहा था, जबकि अन्य जो भी आवश्यक कार्य थे उनको वो गौण रख रहा था। तो ऐसी स्थिति में गोपाल कृष्ण गोखले ने यह सुझाव दिया कि रेल निर्माण को प्रमुखता नहीं दी जाए। अब यह प्रमुखता न देने के पीछे उनका कारण क्या है? वो क्या कहते हैं कि रेल निर्माण का जो कार्य है, इसका जो लाभ है, यानी रेल का जब निर्माण होगा तो इसका लाभ किसको होगा? गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं लाभ जो है वो अंग्रेजों को, किसको होगा? अंग्रेजों को होगा, क्योंकि यहां इसके लाभ से वो भारत का जो कच्चा सामान है वो यहां से विदेशों के अंदर उसका आवागमन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में भारत का कच्चा जो सामान है, जो माल है, वो विदेशों में सप्लाई होगा और वहां से जो तैयार उत्पादन है वो रेलों के माध्यम से कम लागत पे भारतीय बाजारों के अंदर उनको उतारा जाएगा, जिसमें व्यापार की एक प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ेगी। और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी व्यापार की, तो निश्चित तौर से भारत के अंदर जो कुटीर उद्योग हैं, इन कुटीर उद्योगों के अंदर जो उत्पादन हो रहा है वो हाथ से, जो उत्पादन होता है कुटीर उद्योगों के अंदर वो हाथ से उत्पादित हो रहे हैं, यानी हस्तकला के माध्यम से। तो ऐसी स्थिति में भारतीय सामान और विदेशी सामान की जब तुलना करें तो भारतीय सामान ज़्यादा महंगा रहेगा। इसका अपन अगले पॉइंट के अंदर भी इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है कि रेल निर्माण को प्रमुखता देने का विरोध गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, क्योंकि वो कहते थे कि रेल का जब विकास होगा तो इसका लाभ जो है वो अंग्रेजों को मिलेगा और लाभ में वो कच्चा सामान जो है वो रेलों के माध्यम से विदेशों के अंदर लेकर के जाएंगे और वहाँ से उत्पादित जो सामान है वो यहाँ लेकर के आएंगे। और इस प्रकार दूसरी चीज, उनके आवागमन के लिए अंग्रेजों को सुविधा रहेगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो रेल का जो निर्माण किया जा रहा है वो अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, न कि वो भारतीयों के लाभ के लिए कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में अगर अपन देखें, कहीं ना कहीं रेल का जो निर्माण है, रेल के रोजगार की अपन बात करते हैं तो बहुत सारे जो लोग हैं वो रेलों के कार्य जो होते हैं उन पे अपनी जीविका का जो आजीविका है उस पे निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि रेल के निर्माण को प्रमुखता देने का भी विरोध इन्होंने किया था। इसके अलावा भारत में जो मुक्त व्यापार की नीति थी, भारत में मुक्त व्यापार की नीति का विरोध, मुक्त व्यापार नीति का विरोध। अब देखिए, मैंने आपको यहां बताया था ना, कच्चा सामान जो भारत से ले जाया जाएगा विदेशों में, वहां पे ये सामान जो है वो तैयार होने के बाद भारत में लाकर के बेचा जाएगा। तो यहां मुक्त व्यापार यानी ये एक राष्ट्र है, ये दूसरा राष्ट्र है, ये कोई और राष्ट्र है। अब यहां इस राष्ट्र का सामान जब मान लीजिए भारत है और ये मुक्त व्यापार की नीति कर रहे हैं, यहां से कोई सामान जब यहां इसकी सीमा में प्रवेश करता है तो यहां सीमा शुल्क लगना चाहिए, ये बात की जा रही है। लेकिन मुक्त व्यापार रहेगा तो यहां से एक राष्ट्र की सीमा से भारत की सीमा में जब कोई भी उत्पादित माल जो है वो यहां पहुंचेगा और उस पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा तो उसको अपन कहते हैं मुक्त व्यापार की नीति। तो यहां इस प्रकार ये बगैर शुल्क लिए यहां से अगर उत्पादित माल यहां पहुंचेगा तो निश्चित तौर से उसकी जो लागत मूल्य की अपन चर्चा करते हैं वो क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि उस पर अगर सीमा शुल्क इसमें जोड़ा जाता तो निश्चित तौर से इसमें क्या होती,
बढ़ोतरी होती, लेकिन यहां सीमा शुल्क नहीं लिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसमें बढ़ोतरी भी नहीं हो रही है। तो यहां ये जो वस्तु है वो कम लागत में भारतीय बाजार में उतरती है। दूसरी ओर जो मैंने आपको बताया था कि जो भारत के जो कुटीर उद्योग हैं, यहां इन कुटीर उद्योगों के अंदर जो कार्य होता है, यहां इतनी डेवलप मशीनें भी नहीं है, क्योंकि यहां ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति के बाद मशीनों का जो है नवीनीकरण हुआ, बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार हुआ, और ऐसी स्थिति में बड़ी बड़ी मशीनों से उत्पादन की जो क्षमता थी वो बढ़ने लगी, और जब उत्पादन की क्षमता बढ़ने लगी तो उस उत्पादित सामान को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता महसूस हुई, और बाजार की आवश्यकता कहीं ना कहीं भारत भी एक तरीके से उनके लिए क्या था, एक बाजार था, और वो उस आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो यहाँ जो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो उत्पादन के अंदर जो बढ़ोतरी हुई, उत्पादित सामान को बेचने के लिए भारत ब्रिटिश सरकार के लिए, अंग्रेजों के लिए क्या बन गया था, एक बाजार बन गया था। और यहाँ वो अपने उत्पादित सामान को जब यहाँ ला करके बेचते थे तो वो कम लागत पे, यानी मान लीजिए ये यही कोई ए वस्तु है, ब्रिटेन के अंदर मशीनों के द्वारा तैयार होती है और भारत के अंदर हाथ के द्वारा। कुटीर उद्योगों में हाथ या इतनी डेवलप मशीनें नहीं है जिसकी लागत जो है वो ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में लागत ज़्यादा होगी, लागत अधिक है, तो उसका जो मूल्य है, जिस कीमत पे वो बेची जाएगी, वो मूल्य भी क्या है, ज़्यादा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में भारतीय बाजार में एक नई व्यापार की एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी, और जिससे भारत के जो कुटीर उद्योग हैं उनके अंदर उत्पादित जो सामान है वो कोई नहीं खरीदेगा, और धीरे धीरे जो सामान नहीं खरीदेगा तो ये कुटीर उद्योग धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे साहब। तो इसलिए वो मुक्त व्यापार की नीति का विरोध करते हैं। व्यापार हो, लेकिन व्यापार की एक नीति हो, एक पॉलिसी हो, और पॉलिसी के तहत विदेशी जो कंपनी है, विदेशी जो राष्ट्र जो है, उनके द्वारा कोई भी उत्पादित सामान जब भारत में बेचा जाता है तो उसकी एक पॉलिसी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने मुक्त व्यापार की जो नीति ब्रिटिश सरकार ने बना रखी थी उसका विरोध किया, और ब्रिटिश सरकार के पास ही संपूर्ण शासन की शक्ति थी, इसलिए उन्होंने अपने लाभ के लिए मुक्त व्यापार की नीति जो थी वो संचालित कर दी। अब यहाँ पे किसी प्रकार का कोई शुल्क, कोई कर नहीं है, सीमा शुल्क, और बगैर शुल्क दिए भारत के अंदर कम लागत पे वस्तुएं आने लगी। तो इससे विदेशी सामान से भारत के जो बाजार जो थे वो भर चुके थे। तो ऐसी स्थिति में स्वदेशी आंदोलन का आगाज हुआ था और विदेशी सामान की होलियां जलाई गई थी। इस चीज की अपन यहां पे चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे अनुचित जो कर है ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपने राजकोष को भरने के लिए भारतीय जनता पे जो अनुचित कर लगा रहे हैं उनका भी इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। अनुचित करों का विरोध, अनुचित करों का विरोध किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय जनता पे, यानी ये कर किस पे लग रहे थे, भारतीय जनता पे लग रहे थे, और भारतीय जनता की जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी सुदृढ़ नहीं थी। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष इस प्रकार की मांग रखी थी कि जो अनुचित कर हैं उन करों को हटाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता जो है वो गरीब है और यहाँ कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था के तौर पे वो कार्य करती है। तो ऐसी स्थिति में उन पे जो करों का जो भार है वो कम किया जाए और करों के अंदर जो अनुचित कर हैं उनको हटाया जाए। इस चीज की मांग उन्होंने ब्रिटिश सरकार से की थी। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा किसानों की जो भारत के अंदर जो स्थिति थी उससे भी वो चिंतित थे। किसानों की वास्तविक जो स्थिति थी वास्तविक स्थिति से चिंतित, वास्तविक स्थिति से चिंतित थे। अब देखिए किसान की अपन चर्चा करते हैं, भारत के किसान की अपन चर्चा करते हैं, और आपको पता है कि भारत
कृषि प्रधान राष्ट्र। आज भी कृषि प्रधान ही है ज्यादातर। भारत कृषि प्रधान राष्ट्र था और भारत की अधिकांश जनता किस कार्य में लगी हुई है? कृषि के कार्य में लगी हुई है। अब यहां उत्पादन है, जो भी किसान उत्पादित करता है उस उत्पादन का उचित मूल्य उसे मिलना चाहिए। भारत के किसान की जो वास्तविक स्थिति है वो बड़ी दयनीय है, सोचनीय है, बड़ी चिंतित करने वाली स्थिति है। उसमें सुधार किया जाए, क्योंकि भारत की अधिकांश जनता खेती के कार्य पे निर्भर है और उसी से अपना जीविका उपार्जन का कार्य जो है वो करती है, अर्थात उसी पे वो निर्भर है। तो ऐसी स्थिति में किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए पहली चीज तो यह है कि जो कृषि के जो उपकरण है, कृषि के उपकरण, उनका आधुनिकीकरण किया जाए। कृषि के उपकरणों का आधुनिकीकरण किया जाए, अर्थात नवीनीकरण कह सकते हैं कि परंपरागत जो कृषि के उपकरण हैं उनके स्थान पे नए उपकरण लागू किए जाएं, ताकि उनसे ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है, जिसके आधार पर जब उत्पादन ज्यादा होगा तो किसान की जो स्थिति है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? सुदृढ़ होगी। क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पे निर्भर करती है? किसान के उत्पादन पे निर्भर करती है। तो इसके अंदर कृषि के उपकरणों का नवीनीकरण होना चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने एक महत्वपूर्ण और कही थी, सहकारी समितियों की स्थापना की बात की थी। कृषकों के लिए सहकारी समितियों की स्थापना की जाए, जिनके माध्यम से उनको ऋण भी उपलब्ध हो और उनके उत्पादन का उन्हें सही मूल्य भी इन सहकारी समितियों के माध्यम से मिल सके। तो गोपाल कृष्ण गोखले किसानों के लिए भी आर्थिक जो विचार हैं वो काफी प्रभावशाली हैं। वो किसानों की जो वास्तविक जो स्थिति थी उस समय की, उस दौर की, उस स्थिति से वो वाकिफ थे और उसके लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष उनकी स्थिति में सुधार करने का आग्रह किया और साथ में ये कहा भी कि ये सुधार किस प्रकार से हो कि भारत जो है वह कृषि प्रधान है, कृषि पे निर्भर राष्ट्र है और भारत की अधिकांश जनता जो है वो कृषि के कार्य जो है वो करती है, उसी से अपनी जीविका उपार्जन करती है। इसलिए कृषि के उपकरणों का नवीनीकरण किया जाए, आधुनिकीकरण किया जाए, जिससे उत्पादन की जो क्षमता है, वर्तमान जो क्षमता है उसको बढ़ाया जा सकता है, जिससे किसान की स्थिति है वो वर्तमान से जो दयनीय स्थिति है उसमें धीरे धीरे सुधार किया जा सकता है। साथ में सहकारी समितियों की स्थापना पर भी उन्होंने विशेष बल दिया था। इसके अलावा वो औद्योगिक विकास का भी समर्थन करते हैं। यानी उद्योगों के विकास पर भी वो बल देते हैं। उद्योगों का विकास होगा तो भारत की जो गरीब जनता है उनको रोजगार मिलेगा, इसलिए उद्योगों का विकास किया जाए। जिस प्रकार से औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप के अंदर बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई थी, जिसमें श्रमिकों की मांग बढ़ी थी और श्रमिकों के साथ साथ उत्पादन भी बढ़ा था, तो ऐसी स्थिति में उद्योगों का विकास किया जाएगा तो निश्चित तौर से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उत्पादन की क्षमता भी भारत के अंदर डेवलप होगी और साथ में इन औद्योगिक विकास में कुटीर उद्योगों को भी नए तरीके से उठाने के लिए उनके लिए भी नई नीतियों का उन्होंने समर्थन किया था। तो ये औद्योगिक विकास का हो गया। इसके बाद आता है स्वदेशी का समर्थन, और ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहां इस औद्योगिक विकास में स्वदेशी के समर्थन को अपन कैसे देखते हैं, देखो स्वदेशी का समर्थन यानी जो कुटीर उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि लोगों के पास जो अपनी हस्तकला की का जो हुनर है उस हुनर को कुटीर उद्योगों के माध्यम से, उनके विकास के माध्यम से पुनः ऊपर उठाया जाए। इसके लिए उन्होंने स्वदेशी का समर्थन किया था। और इसके बाद वित्त के विकेंद्रीकरण की चर्चा करते हैं। वित्त का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी
जो वित्त के जो आय व्यय हैं उनका भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए, या वित्तीय विकेंद्रीकरण। जैसे सत्ता के केंद्रीकरण में अपन ने चर्चा की थी, शक्ति एक केंद्र में नहीं रह करके अलग अलग विभिन्न केंद्र होते हैं। इसी प्रकार से वित्त जो है, वित्त खर्च करने के लिए उस पे बजट को पारित करने के जो अधिकार हैं उसका भी विकेंद्रीकरण किया जाए। छोटे स्तर पे स्थानीय स्वशासन को भी इस प्रकार के अधिकार उनको भी दिए जाए। तो आज के आर्थिक विचारों में अपन ने ये जानने का प्रयास किया कि उन्होंने भारत की जो उस दौर की जो अर्थव्यवस्था थी वो किन परिस्थितियों में किस प्रकार से संघर्ष कर रही थी, उसको पुनः कैसे उठाया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने अपने जो सुझाव थे वो ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखे थे। तो अपन ने गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित उनके राजनीतिक विचार, उनके आर्थिक विचार, उनके राजनीतिक आध्यात्मिकरण और राजनीतिक वसीयतनामा जो था उनके बारे में अपन ने डिटेल के साथ चर्चा की थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने गोपाल कृष्ण गोखले को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास भी किया है। लेकिन साथ में मेरी एक सलाह भी है आपको कि आपके पास अपनी जो पुस्तक है उसमें भी इस टॉपिक को डिटेल के साथ एक बार इसकी रीडिंग करने का प्रयास करें, ताकि क्लास के माध्यम से जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो चीजें आप वहां भी पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से दोनों में जब तारतम्यता रहेगी तो कहीं ना कहीं 2-5 चीजें ऐसी जो हैं वो नई आपके सामने निकल कर गए, नई चीजें आपके सामने जुड़ेंगी तो निश्चित तौर से आपके जो विचार हैं उनमें एक नया टकराव होगा और एक नई श्रृंखला का निर्माण होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास के माध्यम से आप आर्थिक विचारों को भली भांति समझ पाए हैं, और अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे एक नए विचारक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।